हे गाइस, आई वेलकम बैक। आज फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं हमारी क्लास का फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक चल रहा है, उसमें आज हम लोग स्टडी करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको बड़े ही बेहतरीन और बिल्कुल सरल तरीके से आराम से कंसेप्ट के आधार पर उसको समझेंगे। तो आइए देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होती है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए। चलिए ध्यान दीजिए जरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोल रहा था मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्टिव क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आप इसके बारे में पहले से स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस के पास डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बनाता है। चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ओके, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज लेकर आएंगे, जैसे यहां पर कहीं पर भी एक टावर लगा हुआ है, ओके, इस टावर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे सोर्स ऑफ चार्ज। अब इस सोर्स ऑफ चार्ज ने अपने चारों तरफ एक इफेक्ट बना के रखा हुआ है इस तरह से। उस इफेक्ट का नाम उन्होंने क्या रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप इस टावर की रेंज में आ जाओगे तो आपके मोबाइल में टावर लिखा है तो टावर ही बोलते हैं उसको, टावर आ गए हमारे मोबाइल में, सिग्नल आ गए, ठीक है ना। आपका कॉल कनेक्ट हो रहा है, आप दूसरों को कॉल कर सकते हैं, आपको भी कॉल कर सकता है। वो तभी पॉसिबल है जब आप इसकी रेंज में होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में होना है। तो होता क्या है कि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनाया, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने जो मोबाइल लेकर आया उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, उस पर फोर्स लगता है और वो फोर्स से एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग कि इसके अंदर क्या आ रहा है, टावर आ रहा है, सिग्नल आ रहा है। तो ये इस बात को समझ में। एनीवे, हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता किस चीज से बना हुआ है, बना किस चीज से। तो आंसर वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बना हुआ है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड से बनके बना हुआ है, लेकिन क्वांटिटी कैसे है, स्केलर। कैसे हो गई स्केलर, वो अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है। फ्लक्स किसी भी चीज का हो सकता है। फ्लक्स वाटर फ्लक्स हो सकता है, एयर फ्लक्स हो सकता है, लाइट का फ्लक्स हो सकता है, तो किसी भी चीज का फ्लक्स हो सकता है। तो फ्लक्स बेसिकली हमको किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, अंदर क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन देता है। तो फ्लक्स का सीधा सीधा मतलब किससे है, क्वांटिटी। क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, मात्रा। तो ये हमें किसकी मात्रा बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा बताएगा। अब हम क्वांटिटी की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो अगर हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो अब हम जब क्वांटिटी की बात कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या कहलाएगा, स्केलर। क्यों, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ओनली क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, राइट। ओके, अब हमने क्या किया, जैसे एक पानी का कंटेनर है और यहां से हमने लेजर से पानी को फ्लो कराया। पानी के पास डायरेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो किसी सिचुएशन में वो स्केलर भी है, किसी सिचुएशन में वो वेक्टर भी है। अभी लेजर की जो ट्यूब है उसमें से पानी फ्लो हो रहा है, उसमें से वाटर के पास एक डायरेक्शन है पर्टिकुलर। क्या डायरेक्शन है, क्योंकि वाटर की डायरेक्शन इधर है। हमने लेजर को ऐसे मोड़ दिया तो पानी की डायरेक्शन इधर है, हमने लेजर को ऐसे मोड़ दिया तो पानी की डायरेक्शन इधर है। तो इस समय ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसमें चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो खुला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पेस में फैला हुआ है, उसके बाद डायरेक्शन है हर तरफ। एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन आपको पता है, यू रिमेंबर लाइक दिस, हियर 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 एनीवेयर। तो इसके अराउंडेड होती है, तो उसके बाद डायरेक्शन है कि नहीं। अब ये जो वाटर फ्लो हो रहा है, इस वाटर को मैंने एक कंटेनर में भर लिया। अब उस कंटेनर में मेरे पास क्या है, तो आंसर उस पानी की क्वांटिटी है। तो मैं उसे क्या कहूंगा, फ्लक्स ऑफ वाटर। क्या कहूंगा, फ्लक्स ऑफ वाटर। इसी तरह से हमने कोई एक एरिया क्रिएट किया
और उस एरिया में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ के रख लिया भैया अपने पास, तो अब हमारे पास किसकी क्वांटिटी है? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी। तो क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स बेसिकली किसके बारे में बताता है? क्वांटिटी के बारे में बताता है, और वो क्वांटिटी किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है ना? ओके, तो हम किस चीज की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो फ्लक्स हमको किसके बारे में बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी के बारे में बताएगा। एक चीज तो पहले आपको ये समझ आनी चाहिए, इसका मीनिंग। ओके, अब हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे उसके लिए आप एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, उससे आपको बहुत अच्छी तरीके क्लियर होगा। थोड़ा सा लाइट स्विच ऑफ करिए, सब तरफ की लाइट है। ओके, लाइट बंद कर दीजिए, बस फैन को चालू कर दीजिए। ओके, टॉर्च चालू हो गई है। चलिए, इधर कैमरे में टॉर्च चालू गई। अब आप इधर देखेंगे, ये मैंने आपके सामने एक सरफेस क्रिएट किया हुआ है। क्या क्रिएट किया हुआ है? सरफेस। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। अभी आप इसको देखिए, ये मेरे पास टॉर्च है, इस टॉर्च से लाइट निकल रही है। तो मेरे पास किस चीज का फ्लक्स है? तो आंसर है रे ऑफ लाइट का फ्लक्स है। रे ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट निकल रही है ना, तो ये किसका फ्लक्स है? लाइट है हमारे पास। अब इस लाइट को मैं क्या करना चाहता हूँ? पकड़ना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसके सामने मैंने एक एरिया को फिक्स कर दिया। अब देखिए, अब ये एरिया मैंने इस पर फिक्स किया है भाई। अब लाइट इस पर पड़ रही है, देख रहे हैं आपको, लाइट पर पड़ी। तो अब लाइट, जितनी भी लाइट इस एरिया पर पड़ेगी, तो मैं कहूंगा कि ये जो फ्लक्स है वो किसका है? इस एरिया का है। जितनी लाइट इस पर पड़ रही है, ऊपर से निकल गई, नीचे से निकल गई, उस लाइट को मैं काउंट नहीं करूंगा। मेरे को कौन सी लाइट को काउंट करना है? जिसके सामने बहुत क्या आया है? ये एरिया है, दिख रहा है आपको? इस तरह से अगर मैं इस एरिया को ऐसे बेंड कर दूं, तो अब आप देखेंगे कि कुछ लाइट ऊपर से चली गई, और कर दूं कुछ लाइट और चली गई, ऐसे कर दिया, पूरी लाइट सीधी चली गई। तो इससे कुछ फ्लक्स निकला क्या? लाइट का फ्लक्स निकला क्या? तो आंसर आपके नॉर्मल फ्लक्स 0 हो गया, क्योंकि उसके रास्ते में एरिया आया ही नहीं। एरिया कब आता है? तो ये हमने रखा है इसको, और ये लाइट आई, तो ये लाइट की डायरेक्शन है और ये फ्लक्स की डायरेक्शन है। दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का बना। तो अगर 90 डिग्री बनाते हुए यदि आप इस रे ऑफ लाइट को उसके सामने फिक्स कर देते हो, तो इसका फ्लक्स हम कम कर पाएंगे। कहेंगे कि सारी की सारी लाइट इससे ऊपर जा रही है। बट अगर आप इसका एंगल चेंज करते हो, तो कुछ लाइट कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ये 0 हो गई, सीधी चली गई, अब कोई फ्लक्स नहीं। अब यही चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो अभी आपने देखा छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन, उसमें क्या किया हम लोगों ने? एक सरफेस ली, इस तरह से एक सरफेस ली हमने, और एक एरिया क्रिएट करना पड़ेगा पहली बात तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पकड़ना चाहते हैं, तो पकड़ने के लिए हमें कुछ चीज तो चाहिए ना, जिसमें हम पकड़ लें उसको। तो हमने क्या बनाया? अपना साधन क्या बनाया? एरिया। अब इस एरिया से जितनी भी लाइन जाएंगी, वो इस एरिया का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, इस एरिया का। अगर एरिया बड़ा कर दोगे तो ज्यादा लाइन जाएगी, तो उस बड़े एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अगर आपने एरिया रखा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधा चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थोड़ा समझ आया क्या मतलब बताना चाह रहे हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका थोड़ा सा हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या है। अब इसको बड़ी बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्लक्स का मीनिंग आप समझ चुके, फ्लक्स का मतलब होता है क्वांटिटी, वो क्वांटिटी हम किसी भी बात कर सकते हैं। अब इसको मैं किसी भी एक छोटे से एग्जाम्पल से इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जैसे आपके सामने एक विंडो लगी हुई है, ठीक है, और उस विंडो से हवा अंदर आ रही है। तो अगर वो विंडो नहीं लगी होती तो हवा सीधी चली जाती, और हवा के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है और उसके पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी भी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, राइट? बोलो बोलिए ना। अब हमने अपनी विंडो को ओपन कर दिया और हवा को अंदर आने दिया। हवा को मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी मान लीजिए हवा अंदर आ रही है, ओके। जब वो हवा अंदर आएगी तो इस रूम के अंदर भर जाएगी। किसके अंदर भर जाएगी? रूम के अंदर। तो रूम के अंदर जितनी हवा भरेगी उसको हमने नाम दिया फ्लक्स ऑफ एयर। किसका फ्लक्स है? एयर का फ्लक्स है, यानी कि एयर की क्वांटिटी इतनी आएगी। तो उसको बताने के लिए हमने क्या सिंबल बनाया? फाई। तो फाई किसका निर्धारण करेगा? आंसर है क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स का निर्धारण करेगा। कौन सी क्वांटिटी ले रहे हैं? एयर को अंदर भेज रहे हैं। अब एयर जितनी भी इसमें भरेगी उस चीज को हम क्या बताएंगे? फाई। फ्लक्स किसका? फ्लक्स एयर का फ्लक्स। अब देखिए ये जो फ्लक्स होता है फाई,
वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो आंसर है, हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हमने क्या किया, हवा को अंदर आने दिया, हवा कहां से आ रही है, तो आंसर है विंडो से होकर आ रही है। अब विंडो का एरिया छोटा होगा तो कम हवा इंटर करेगी, विंडो का एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा हवा इंटर करेगी। विंडो का एरिया कम है, क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स कम है, विंडो का एरिया बड़ा है, क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स ज्यादा। तो ये किस पर डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स, एयर की क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स, आंसर एरिया पर। तो ये हमने एरिया लिख दिया, प्लस किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। अब यदि एयर फास्ट चल रही है, हवा तेज से चल रही है, तो जल्दी जल्दी हवा अंदर आएगी, और अगर हवा स्लो चल रही है तो धीरे धीरे अंदर आएगी। इसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ एयर। क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ एयर। तो अगर इंटेंसिटी हाई है तो फ्लक्स जल्दी 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 बढ़ेगा, फ्लक्स का मतलब क्वांटिटी जल्दी जल्दी आएगी। और अगर इंटेंसिटी लो है तो क्या होगा, फ्लक्स धीरे धीरे। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। और इनकी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं। ये प्लस हो गया, तो फ्लक्स किन दो चीजों पर डिपेंड किया, यस, एरिया पर और इंटेंसिटी पर। अब इसी तरह से अब यहां पर आपने एक प्लेट क्रिएट की जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, इसको मैंने ऐसे वर्टिकली रखा हुआ और चार्ज प्लेट है। तो ये क्या करेगा, आपके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और आप लोगों ने स्टडी किया हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, एरो टाइप का होता है, स्ट्रेट। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने हमने एक एरिया क्रिएट कर दिया लाइक दिस। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर पड़ा इस तरह से, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट इससे पास हो जाएगी वो इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। इसका लिंक विद दिस एरिया, ठीक है। लिंक सब यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, लिंक। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हुआ है वो किससे लिंक हुआ है, इस एरिया से लिंक हुआ है। फिर से तो अब इस पर हमने इलेक्ट्रिक लाइन को डाला, और इलेक्ट्रिक लाइन जितनी भी लाइन जा रही है उसकी क्वांटिटी को डाल दिया फाई। अब ये जो फाई है ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज तो ये है कि इसका एरिया कितना बड़ा है, एरिया पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेंस है या कितना रेयर है। डेंस मतलब कितनी ज्यादा घनी लाइनें हैं, जितनी ज्यादा घनी लाइनें होंगी डेंस ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, तो क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स बढ़ जाएगा। और अगर लाइनें दूर दूर होंगी तो क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये किस पर डिपेंड करता है, तो वही बात आ गई जो मैं एयर से कंपेयर कर रहा था। और देखिए हमने यहाँ से एक लेजर को चालू किया तो यहाँ से क्या फ्लो हो रहा, वाटर फ्लो होगा। तो वाटर के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अब हमने क्या किया, एक सिस्टम बनाया इस तरह से। यहाँ से हमने ट्यूब से पानी को फ्लो करवाया इस तरह से, ये पानी फ्लो करवाया, इसके पास अभी डायरेक्शन भी है और क्वांटिटी भी है वाटर की। अब इसके जस्ट सामने हमने एक एरिया रख दिया, इस एरिया पर वाटर पड़ेगा। तो वाटर पड़ने के बाद यहाँ एक ट्यूब लगाई हुई है और इस ट्यूब से हमने नीचे एक बकेट रखी हुई है, इसमें पानी आ जाएगा। तो यहाँ पर जितना पानी आएगा वो क्या कहलाएगा, क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स, किसकी, वाटर। तो ये क्या कहलाएगा, वाटर फ्लक्स, वाटर फ्लक्स। अब हमने यहाँ से वाटर को चालू कर दिया। अब वाटर इस पर पड़ता है भी इस तरह से। अब वाटर पड़ेगा और एरिया जस्ट सामने ऐसे सामने है, तो इस पर वाटर पड़ा और वाटर पड़ के जैसे इसमें पड़ेगा तुरंत इस ट्यूब से होकर कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। तो इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, वाटर की क्वांटिटी है मेरी, ठीक है, ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी कब बनेगा, जब इसकी धारा तेज होगी, करंट, वाटर की करंट स्पीड ज्यादा होगी। स्पीड मतलब इंटेंसिटी। अगर ये एरिया छोटा होगा तो कम वाटर आएगा, अगर ये एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा वाटर आएगा। तो इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, लाइट के एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, एयर के एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया फ्लक्स तो एक क्वांटिटी है, उसको आप किससे भी इन्वॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर हम किससे इन्वॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, राइट। ओके, अब एक तीसरी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, हमने अभी बताया कि ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तीसरी चीज पर भी ये डिपेंड करता है। अब आप इमेजिन करके देखिए
कि ये जो एरिया है, जैसे कुछ रखा है मेरे पास, इसको देखिए, ये सामने एरिया है और हमारी होगा चलिए टॉर्च। अब इसको मान के चलिए ये वाटर की करंट है, ठीक है। अब ये लाइट इस पर दिख ही नहीं रहा होगा, मुझे पता है, लाइट बंद कर देते हैं। आप देख रहा है, आप देख रहा है क्या हो गया, ओके डन। अब देखिए ये एरिया कैसे रखा हुआ है, जस्ट इसके सामने। अब ये जो लाइन जा रही है, रे ऑफ लाइट जा रही है, वो इस एरिया के साथ कितना एंगल बना रही है, ये रे ऑफ लाइट कितना एंगल बनाया इस एरिया के साथ, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बनाया ना, तो 90 डिग्री एंगल बनाया, तो अब क्या हुआ, इससे फ्लक्स लिंक हो गया, यानी कि इससे लाइन ऊपर जा रही है, तो इसके अंदर से इमेजिन करिए कि इसके लाइन अंदर से ऊपर जा रही है। अब देखिए हो गया। अब मैंने क्या किया, इस एरिया का एंगल चेंज कर दिया लाइक दिस। तो अब आप देख रहे हैं कुछ लाइन लाइट ऊपर से चली गई, ऊपर से चली गई, ये देखिए, और ऐसे कर दिया सीधी चली गई। अब बताओ कुछ लाइनें कैसे लिंक हुई क्या, थोड़ी बहुत की लाइन लिंक हुई कैसे, नहीं, सारी सीधी चली गई। तो अब एंगल कितना हो गया, रे ऑफ लाइट का और इस पॉइंट 0 हो गया ना, तो लाइट सीधा चला गया, तो फ्लक्स लिंक हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अब ये जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो ये तीसरी चीज क्या है इसमें, एंगल। ओके, तो अब एंगल को हमने बोल दिया बड़े आराम से। अब कौन सा एंगल, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो अभी हमने बताया आपको कि ये जो एंगल पर डिपेंड करता है, उसमें जो हम कंपोनेंट लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, वो लेते हैं cos थीटा। अब cos थीटा क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये थीटा क्या है, थीटा एंगल है बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का मतलब क्या है, ए का नाम क्या बताया, एरिया, ई का नाम क्या बताया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया प्लस इनके बीच का एंगल इक्वल टू क्या होता है, पाई। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, प्लस का फॉर्मूला बन गया। कौन से प्लस का, इलेक्ट्रिक प्लस का फॉर्मूला बन गया। अब सबसे पहली बात, एरिया कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और तभी दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट हमको क्या देगा, स्केलर। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक प्लस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। तो स्केलर वो कब हो सकती है, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी वो स्केलर आएगी। और दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा तो क्या आएगी, वेक्टर। बट ये वेक्टर नहीं है ना। अच्छा, अब जरा देखिए, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये याद रखिए, और ये हमको 100 जगह उपयोग में लानी है। इसलिए इसको एक बार समझ लेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे इसको भी, उसके बाद इस टॉपिक पर आएंगे कि इसमें कॉस्ट मीटर क्यों दिया गया, ठीक है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करिए। एरिया का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, लेंथ टू ब्रीथ होता है। अब हमने क्या किया, हमने पैरेललोग्राम ले लिया इस तरह से, ओके। अब इस पैरेललोग्राम में आप देखेंगे इसके पास क्या क्या है, ये लेंथ है, तो ये लेंथ का वेक्टर हो गया आपका, यानी कि लेंथ के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, ये ब्रेथ है, और ये ब्रेथ के पास भी क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। हमें इसका एरिया चाहिए। अभी फिलहाल इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा, और यहां से हमने एक नॉर्मल डाल दिया, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। और आपको पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला आप लोगों ने ज्योमेट्री में स्टडी किया हुआ है, क्या होता है, ए बराबर दिस मल्टीप्लाई दिस, लेंथ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, याद है, ठीक है, ये होता है। अब हमको ये परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर। तो अब हम यदि परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे तो दिस अपॉन दिस क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू साइन थीटा, राइट, ये आएगा ना। अब निकाल के देख लीजिए परपेंडिकुलर का, वो साइन थीटा क्या होता है, टी अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? ब्रेथ है। ओके चलिए, तो ये आ गया आपका पी की वैल्यू। अब देखिए ये क्या चीज है? लेंथ। ये क्या चीज है? ब्रेथ। और ये क्या चीज है? एंगल बिटवीन लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये क्या मिल गया? एरिया। अब आप देखेंगे इस एरिया के फॉर्मूले में यहाँ पर लेंथ के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और ब्रेथ के पास भी डायरेक्शन है, राइट। और इन दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा है। अब साइन थीटा आ गया भाई, और साइन थीटा जब आ जाता है तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट है, तो एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? एरिया वेक्टर इक्वल टू लेंथ वेक्टर क्रॉस ब्रेथ वेक्टर, क्योंकि साइन है ना, तो इसलिए एरिया कौन सी क्वांटिटी है? इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो इसकी डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर हैं। जैसे ये एक प्लेन है भाई, ये आपके सामने प्लेन, इस प्लेन में ये लेंथ है भैया आपकी, ये ब्रेथ है, तो दो वेक्टर आ गए इस प्लेन में। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? इस प्लेन के नॉर्मल, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अगर प्लेन ऐसा है तो आउटवर्ड या इनवर्ड। ये आप लैंग्वेज यूज किया करेंगे, करना ही पड़ेगी क्या मुझे न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो ये लैंग्वेज हमको लगानी है बार। अच्छा, अब इसमें देखिए अगर हम एक्सिस की बात करें तो हम लोगों ने स्टडी किया है आई कैप क्रॉस जी कैप, क्या होता है? ए कैप। तो अगर आपकी लेंथ क्या है? लेंथ आई की डायरेक्शन में है और ब्रेथ आपकी जे की डायरेक्शन में है, तो ये आपको क्या बता देगा? एरिया की डायरेक्शन बता देगा, जो कि इन दोनों की कैसी होगी? 90। तो एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसके बाद डायरेक्शन भी होती है, वो डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होती है दिस प्लेन। जैसे आप देखिए, आपने एक छाता लिया, अम्ब्रेला ले लिया, अब उस अम्ब्रेला के पास क्या एक एरिया है, लेंथ भी है, उसके बाद ब्रेथ भी है। अब लेंथ और ब्रेथ है और हमने कहा कि 12 से 10 से आगे छाता इधर कर लीजिए, तो आप क्या करते हैं? उसके हैंडल को पकड़कर छाता को इधर करते हैं। क्या छाता को करते हैं? छाता तो अल्टीमेटली अपने आप चला जाता है, क्यों? क्योंकि वो किससे कनेक्ट है? रॉड से कनेक्ट है। तो उसकी डायरेक्शन को, एरिया की डायरेक्शन को किसने कंट्रोल किया? हैंडल ने कंट्रोल किया। और हैंडल हमने कैसे लगाया है? 90 डिग्री लगाया है। आप करते रहो, इधर से उधर, इधर से दूर इधर से कर लो, इधर से दूर इधर से कर लीजिए। तो उसकी डायरेक्शन को कैसे कंट्रोल किया हमने? हैंडल से। और जो कैसी होती है? 90 डिग्री। एक चीज ये होगी। अब दूसरी चीज, आपने ये वाला पैराग्राफ क्यों ले लिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए? तो इसको लेने से सारे एक्सप्लेन हो गए। देखो, अगर एंगल जैसे रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो जब 90 रख दोगे तो क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये रेक्टेंगल का 15 होता है, ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो इससे आप किसी को भी निकाल सकते हो, ठीक है? ओके, तो अगर एंगल आ गया तो फिर एरिया कैसे निकालो? इसलिए मैंने ये वाला ज्योमेट्री का ये वाला ट्रायंगल बनाया, ये क्या बोलते हैं इसको? पैराग्राफ बनाया, राइट? ओके, तो ये आपने समझ लिया। चलिए अब हम वापस आते हैं यहाँ पर। ये हमारा प्लस का फॉर्मूला था। एरिया वेक्टर क्वांटिटी हमने प्रूव कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का ये मतलब प्रोडक्ट दे रहा है डॉट। क्यों दे रहा है डॉट? इसलिए दे रहा है डॉट। अब आप देखिए, ये आपके सामने एरिया है, ठीक है? इसके पास डायरेक्शन है कि नहीं? डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन कैसी होती है बताइए? परपेंडिकुलर होती है, राइट? अब आप देखिए, ये एरिया है, इसकी डायरेक्शन है दिस, लाइक दिस। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान रखिए। ये इसकी डायरेक्शन, किसकी? इस एरिया की ये डायरेक्शन, क्लियर है? और यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये एरिया की डायरेक्शन। समझ में आई बात? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन, कितना एंगल आया? 0। और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना आया? 90 डिग्री। ये जो एरिया है उसके लिए तो एंगल कितना है? 90 डिग्री है, लेकिन हमको वो वाला एंगल नहीं देखना है, हमको कौन सा एंगल देखना है? एरिया वेक्टर का। तो ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल है? 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है, तो उसका मतलब मैंने अभी जो बाल्टी बनाई थी उसके जस्ट सामने मैंने ये एरिया लिया और यहाँ से लेयर से पानी को फ्लो करवाया, तो पानी आ रहा है और एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर बकेट लगी हुई है, उसमें पानी भरेगा, हम समझ जाएंगे जो क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स आ रही है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, तो अब इलेक्ट्रिक जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो अल्टीमेटली ऐसे हो जाएगा। और ये कौन है? वाटर करंट है आपकी, ऐसे जा रही है। कितना एंगल आया एरिया वेक्टर और वाटर करंट के बीच? बोलो
90 और cos 90 कितना होता है 0। बाल्टी भरेगी क्या, नहीं भरेगी। अब आप साइन लेके देख लो। अब आपने ऐसे फ्लक्स को रखा, ऐसे एरिया को रखा, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एंगल कितना साइन 0 कितना होता है 0 होता है ना, यानी कि इस एरिया से कोई इलेक्ट्रिक पथ नहीं निकल रहा, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आ रहा। लेकिन हमको देख रहे हैं पानी तो भर रहा है, लेकिन ये क्या बता रहा है, हमको बेवकूफ बना रहा है भाई। ये कह रहा है कोई फ्लक्स नहीं है, लेकिन हमको आंखों से देख रहे हैं ना कि बॉडी भर रही है। अब हमने इसको ऐसे कर दिया तो एंगल कितना है 90 डिग्री और साइन 90 कितना होता है 1। तो अब ये क्या बता रहा है प्लस है, लेकिन आप बाल्टी नहीं भर रहे। और ये तो व्यवहारिक उदाहरण हम समझ सकते हैं कि जब आप उसके जस्ट सामने रखोगे, आप सामने खड़े हो जाओगे पानी की धारा के सामने, आप पर पानी पड़ेगा, बेसिक सी बात है। और अगर आप लेट जाओगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है वाटर की, आप उसी डायरेक्शन में लेट जाइए तो पानी ऊपर से सरकता हुआ चला जाएगा। क्या आपकी बॉडी पर आया, क्या नहीं आया, तो ब्रश कितना हो गया 0। तो अब ये जो एग्जाम्पल है वो किसको इन्वॉल्व कर रहा है, मैथमेटिक्स के कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन्वॉल्व कर रहा है, कॉस या साइन को, बताइए कॉस को। तो कॉस आ गया, इसलिए कॉस चलेगा। और कॉस आने से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि कॉस हम जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट बताता है, तो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक प्लस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये हमने इसको प्रूव किया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अगर आप इसकी एक लाइन की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हो। क्या डेफिनेशन बनेगी, इलेक्ट्रिक thrust is the total number of electric field line passing through the surface, passing through the normally इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली। थोड़ा सा ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी आपने देखा नॉर्मली जाना चाहिए, तो क्या लिखेंगे नॉर्मली पासिंग द सरफेस। ठीक है, तो ये वन लाइन डेफिनेशन ये किसके बारे में बताता है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बताता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होनी चाहिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पासिंग थ्रू द सरफेस, उसी को क्या कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, ये भी आपको रटा होना चाहिए, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला 5 E A cos थीटा। ई को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ए को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ द सरफेस। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया का एंगल नहीं है, एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेते हैं। ठीक है, ओके, ये चीज हो गई। अब इसके बाद थोड़ी आगे की स्टोरी की बात करते हैं। पहले हाँ कुछ केसेस देते हैं, उसके बाद केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर राइट कैसे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो इस समय आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, लेकिन हमें इस एंगल से मतलब नहीं है, हमें कौन सा एंगल चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इनके बीच एंगल कितना है 0 राइट। तो इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो फॉर्मूला क्या होगा दिस। तो फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा E इंटू ए, और cos 0 कितना होता है 1। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस राइट। अच्छा, अब आपके पास ये है, इसको देखिए, ये आपका सरफेस है, ठीक है, और यहां पे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि इसके एक एक सेंटीमीटर में
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी सेम होगी। जैसे 1 सेंटीमीटर में यहाँ से 10 लाइनें जा रही हैं, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में भी आप देखोगे कितनी लाइनें जा रही है 10, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर कितनी जा रही है 10। अब आपको इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको इंटेंसिटी बता दी मैंने कितनी है 10, हर जगह 10 है, 10 मल्टीप्लाई दिस एरिया, क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए इसका एरिया 2 है और यहाँ से कितनी लाइनें आ रही है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 2 कर दो कितना हुआ 20, तो 20 क्या है बस। तो बड़ा सिंपल है, बट इसके लिए यदि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, लेकिन हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, आप देखेंगे उसको भी आपको ये क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं केस सेकंड में। केस सेकंड में हम क्या कर देंगे भाई कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अब यदि ये 90 डिग्री हो गया तो अब आप इसका डायग्राम सोच सकते हैं कैसा बनेगा। देखिए ये आपका एरिया वेक्टर हो गया और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया के साथ कितना एंगल है 0, लेकिन हमको ये एंगल नहीं चाहिए, हमको कौन सा एंगल देखना है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा एंगल है सरफेस वाला एंगल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है सरफेस के साथ। ये कौन सा एंगल है इस सरफेस का जो एरिया है उसके साथ बनने वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल लिखा है 90 डिग्री उसके बीच है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अब बताइए कितना हुआ प्लस इस फॉर्मूले से 0 हो गया। और प्लस 0 कब होता है जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, क्योंकि इसका एंगल है ये एरिया वेक्टर और उसके। तो इस तरह से दो सिचुएशन आपको इसकी याद रखनी है। अब मैं बात कर रहा था अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो क्या होगा, उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। हमको एक प्रॉब्लम आती है, हम उसकी बात करते हैं, देखिए उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। इसको जरा ध्यान समझना है, इसमें क्लास 11 का कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। तो अब हमने लिया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमारे सामने आता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसा है, तो हमने क्या किया एक पॉइंट चार्ज को क्रिएट किया स्पेस में। अब इस स्पेस में हमने एक जैसे सामियाना लहराते हैं, पर्दा लहरा दिया हमने, तो उस पर्दे को आप देखोगे तो पर्दे की सरफेस ऐसी होगी लाइक दिस, पर्दा उड़ता है ना वहां से वैसा ही लगेगा। तो एक सरफेस है आपके सामने, ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर एरिया भी होगा। अब देखिए जरा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है देखो, इससे तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ये देखिए इस तरह से। अब आप देखेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसके जस्ट सामने ये एरिया है, ठीक है भाई। अब ये वाला एरिया जो है वो इससे नजदीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये एरिया दूर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा कम होगा, तो ये क्या बन गया नॉन यूनिफॉर्म बन गया। दूसरी चीज, हर जगह आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल भी एक जगह मिलेगा। कहीं एंगल 0 डिग्री आ रहा है, कहीं 30 डिग्री आ रहा है, कहीं 20 डिग्री, आप देख सकते हैं। इस तरह से यदि आप यहाँ पर एक छोटे से एरिया की कल्पना कीजिए, ये तो एक बड़ा एरिया हो गया। अगर हम यहाँ पर एक छोटे से एरिया की कल्पना करते हैं जिसकी वैल्यू है ds, तो ये ds का एरिया वेक्टर ऐसे होगा 90 डिग्री बनाते हुए लाइक दिस, हमेशा 90 डिग्री होगी उसकी डायरेक्शन, कैसे होगी 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल आ गया थीटा। अगर आप एरिया वेक्टर यहाँ लेते तो ये एरिया वेक्टर 90 डिग्री ऐसे होता, तो यहाँ एंगल होता 0 डिग्री, या थीटा डिग्री है तो 0 डिग्री है। इस तरह से एंगल भी क्या हो रहा है इसमें चेंज हो रहा है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस समय आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल एक जैसा नहीं होगा, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जैसा नहीं होगा। तो इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने कैलकुलस स्टडी किया हुआ है क्लास 11 में। हमने वर्क डन स्टडी किया हुआ है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यदि फोर्स यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको वर्क डन निकाल लेंगे। बट हर एक सिचुएशन में फोर्स हमारा यूनिफॉर्म नहीं जाता। जैसे हम स्प्रिंग को प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में उसको कम फोर्स लगाएंगे और फिर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर और ज्यादा लगाना पड़ेगा। दिस इज वेरिएबल फोर्स। और अगर वेरिएबल फोर्स हो गया तो कभी 5 न्यूटन से काम चल रहा है, कभी 10 से काम चल रहा है, कभी 20 से काम चल रहा है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ इंटेंसिटी 10 है, यहाँ इंटेंसिटी 10 है, यहाँ इंटेंसिटी 10 है, और इसका एरिया है 2,
मल्टीप्लाई कर दिया 20 आ गया। अगर यहाँ इंटेंसिटी 10 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो आप किसका मल्टीप्लाई करोगे? नहीं कर सकते, तो हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमारी हेल्प करता है कैलकुलस। तो कैलकुलस ने हमको ये समझाया है कि आप सबसे पहले क्या करिए, जो आपकी सरफेस है, ये जो सरफेस है, इसके छोटे छोटे पार्ट डिवाइड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पार्ट। जैसे आपने क्लास 11 में ये स्टडी किया था कि जब हम स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, तो प्रेस किया, हमने थोड़ा सा प्रेस किया, उस समय जितना फोर्स लगाया, उस फोर्स का मल्टीप्लाई कर दिया उस डिस्प्लेसमेंट से। फिर हमने फोर्स की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो अब जो फोर्स लग रहा है उससे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका उससे मल्टीप्लाई किया। तो एक बार वर्क F1 के लिए निकाला, दूसरी बार वर्क F2 के लिए निकाला, तो एक बार यहाँ कर दो, सबको ऐड कर दो। तो एक बार प्लस इस एरिया के लिए, एक बार इस एरिया के लिए, इसको नाम दे दिया DS1, इसको नाम दे दिया DS2, DS3, DS4, ऐसे नाम दे देंगे, छोटे छोटे भाग कर लेंगे, और वो छोटे छोटे भागों से ही तो पूरा भाग बना है ना, और सब भागों को ऐड कर देंगे, तो क्या निकल आएगा? टोटल इलेक्ट्रिक का। तो अब उस टोटल इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला अब आपके सामने आ गया है, उसमें हम क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। ds क्या है? एरिया ऑफ द स्मॉल सरफेस, स्मॉल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जो भी उसकी इंटेंसिटी होगी वहां पर। और एंगल क्या होगा? एरिया वेक्टर और तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जितनी भी ds है सब ds का। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका मेरे पास, कि आप कैसे करेंगे। अब अगली चीज सुनिए, आप थोड़ी सी हाई लेवल की चीज सुनिए, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्वांटिटी क्या है, सेक्टर सब हमने स्टडी कर लिया। एक दो चीजें और लगे, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका यूनिट बता दीजिए। तो आपके पास फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला है सामने, इससे कंफ्यूज मत होना कि ds दिया है, a दिया है, तो वो एरिया, ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या मान रहे हैं, राइट। तो थीटा कौन सी क्वांटिटी है बताओ? स्केलर है। इसका यूनिट होता है कि नहीं होता? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसको साइड में रख दीजिए बच्चे को अपने। E और A, तो फाई इक्वल टू E, तो यूनिट ड्राइव कर रहा है इसका। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, राइट। एरिया का यूनिट बताइए, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट क्या आ गया? 5। क्या आप इससे एक और यूनिट बना सकते हैं इसी फॉर्मूले से? देखो इधर न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। इसमें से 1 मीटर को ले लो, 1 मीटर को ले लो। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या बना? वर्क बना ना। वर्क की यूनिट बताइए? जूल। वेरी गुड। तो जूल इंटू मीटर पर कूलम, तो ये भी किसकी यूनिट है? प्लस की। अब एग्जाम में ये आ गई, बच्चों ने तो ये रटी है, तो क्या होगा? ये आ गई। अब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट भी गलत आ गया है तो इसमें तो वही नहीं जो मैंने याद किया था। ये कंफ्यूज मत होना, आप मेन फंडा याद रखिए। ये फॉर्मूला याद है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये फॉर्मूला याद है तो आपको ये पता चल जाएगा क्वांटिटी कौन सी। ये फॉर्मूला याद है, यूनिट बना लोगे। ये फॉर्मूला याद है, डायमेंशन फॉर्मूला बना लो। ये फॉर्मूला याद है तो यूनिट वेक्टर बना लोगे। तो मेन चीज होगी फिर इसमें फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं है तो कुछ नहीं है, राइट। उसी से सब कुछ बनाते हैं। तो ये हमने बनाया, और अगर आपका और दिमाग चल रहा हो तो आप और सोच सकते हैं, इसको और भी बना सकते हैं। एनीवे, ठीक है। आप इसका डायमेंशन भी बता दीजिए, 1-2 लाइन की, उसको भी कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेगा। हाँ, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, या आप इसको बता दीजिए। इससे मतलब नहीं करोगे, ऊपर वाले से नीचे वाले से? ऊपर वाले का बताओ। चलो, फोर्स M/L/T-2 मीटर यानी कि लेंथ, कूलम 80। वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। चलिए कैलकुलेशन करके बताइए। कपड़े वापस चेंज कर लो इनके, कैसे करोगे? यस, M। इसके कोई कपड़े चेंज नहीं होंगे, कभी ऊपर ही बैठा है बेचारा। L और L3 ये आपस में टकराए, कितना हो गया? L3। T⁻², ये ऊपर से टकराने गया तो कितना हो गया? ऊपर गया ना, तो इसकी पावर पॉजिटिव थी, ऊपर जाके नेगेटिव, मीन्स कपड़े चेंज हो गए ना, इसी को बोलते हैं कपड़े चेंज होगा। यस, और A की पावर -1।
तो ये आ गया, राइट। इससे भी आप यूनिट बना सकते हो। क्या यूनिट बना बताओ? मास का यूनिट क्या होता है? केजी। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और पावर कितनी है? 3। टाइम का यूनिट सेकंड। पावर कितनी है? 3। एम्पियर को एम्पियर बोलते हैं। तो ये भी किसका यूनिट है? प्लस का, बट डिराइव यूनिट है। इसको आप याद नहीं रख सकते। ये तो तभी आप बना पाओगे जब आप ये बना लोगे, और ये बनाने के लिए आपको समझना है। एनीवे, ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते, पहले पानी को देखो थोड़ा। चलिए भाई, अब देखिए जरा, अब काफी इंपॉर्टेंट चीज आप समझने वाले हैं। इसको थोड़ा सा आप लोगों का ज्यादा माइंड यूज होगा, तो यूज करिए और देखिए जरा। इसको देखिए, ये आपके सामने एक क्यूब है। क्या चीज है? क्यूब। अब यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर पड़ा, और इस सरफेस को हम बोलेंगे पहली बात तो ये क्यूब है हमारे पास। क्या चीज है? क्यूब। क्यूब इज अ क्लोज सरफेस। क्यूब इज अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस को कहा जाता है पहली चीज। ये यहां से आपने काउंटिंग करना स्टार्ट की और वापस आप यहीं पर आ गए, या आप ये कहोगे यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, वापस उसी लोकेशन पे आया, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज। ठीक है। स्फीयर कौन सी सरफेस है बताइए? स्फीयर क्लोज। ये कौन सी सरफेस है? क्लोज है। सिलेंडर क्लोज है, तो ये क्लोज सरफेस होती है, तो चारों तरफ से बंद हो, राइट। अब अगली चीज, तो यहां पर हमने एक क्यूब को क्रिएट किया इस तरह से। ये आपके सामने क्यूब है, देख लो भाई। अब ये क्यूब आपके सामने पड़ा हुआ है इस तरह से, और हमें इस क्यूब से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे वो आइडिया आप सीखिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है इस तरह का। ओके, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब आप पहले तो एक चीज सोचिए कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें पड़ेगी तो ये वाला सर्फेस पहले टच होगा, उसके बाद इसकी बारी आएगी, राइट। तो स्वाभाविक सी बात है, जो पहले आएगा वो पहले, उसके बाद ये। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पड़ती है तो ये नजदीक है सरफेस, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और ये दूर है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो ऐसा ही होना ना। अगर इसको यूनिफॉर्म में रख दिया तो जितना इंटेंसिटी यहाँ उतना इंटेंसिटी यहाँ, ठीक है। तो मान लीजिए अभी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? यूनिफॉर्म। चलिए, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है और ये क्लोज सरफेस से लिंक्ड आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? पहली चीज, इसमें सरफेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कितनी बार करनी पड़ेगी? 6 बार। और उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें ये प्रॉब्लम है, अगर एरिया अलग अलग हो गया तो एरिया वेक्टर और एंगल, जो आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल अधिक अलग अलग हो गया तो दोनों खराब हो जाएगा। लेकिन आप इस सरफेस को जब आप देखेंगे, ये आपका क्यूब है और क्यूब एक सिमेट्रिकल सरफेस होती है और इसका एरिया हमको पता रहता है। ए मल्टीप्लाई ए, दिस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, क्या होता है? ए। तो हमको एरिया स्क्वायर, एरिया कितना आ गया? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल सरफेस। तो इसके एरिया की हेडिंग खत्म हो गई। हर जगह हमको एरिया कितना लेना है? ए स्क्वायर, और उसको हम ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इतनी बात समझ में? अगली चीज पर आते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है? नॉर्मल टू दी सरफेस। लेकिन दो डायरेक्शन होती है, आपको पता है। अगर मैं इस एरिया को ले लूं, इसको ऊपर करके इस तरह से, तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। अगर ऐसे रखा है तो इधर भी हो सकती है, इधर। हमको कौन सी लेनी है अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए? तो हमको लेनी है आउटवर्ड ऑलवेज। ये हमने नियम बना दिया। कैसी लेनी है? आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं लेनी, अंदर वाली नहीं, ओनली बाहर वाली। तो अब आप समझ रहे हैं कि इसका एरिया कहाँ होगा बताओ? ऐसे या ऐसे? आउटसाइड। इसका एरिया इनसाइड। इसका एरिया, इसको आप बोल दीजिए लेफ्ट, तो इसका बोल दीजिए राइट। अप और डाउन, ये आप लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं इस तरह से। ये एक चीज होगी। अब अगली चीज को सुनिए, आराम से समझेंगे इसको जरा। हाँ, एक बार इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया ना, तो इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आया, टकराया, तुरंत बनेगा आपसे। अब देखिए, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, राइट। ये दिस इज एरिया वेक्टर, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है ऐसे,
और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, एक जैसा, और एरिया तो सिमेट्रिकल है, तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल आया, 180 डिग्री। ये एरिया वेक्टर अगर आप स्मॉल सरफेस लेके करते हो, ये स्मॉल सरफेस, तो सभी स्मॉल सरफेस के लिए एंगल कितना है, 180। तो एक सिमेट्री मिल गई ना हमको, तो एंगल चेंज नहीं हो रहा, और इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, तो ये सिमेट्री हो गई। तो हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा देखिए यहाँ पर, ये आपका इस सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, दिस इज ए वेक्टर, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल कितना आया, 180 डिग्री। तो इसकी कैलकुलेशन आपको बताएगी माइनस ई इंटू ए, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है, माइनस होता है, ये कैलकुलेशन आएगी। ओके, अब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए। जैसे अगर ये जैसे पानी फ्लो कराया, तो पानी यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकलेगा, तो अब लाइन यहाँ से बाहर निकलनी है। तो अब हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ये वाला। अब इसके लिए एरिया वेक्टर बताइए, अंदर है बाहर, मैंने ये बता दिया आपको बाहर, तो ये आपका एरिया वेक्टर है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कितना एंगल आएगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैलकुलेशन बताइए, प्लस ई ए, राइट। ये आपने दो सरफेस कैलकुलेट कर ली, कितनी सरफेस कैलकुलेट कर ली, 2। अब कितनी बची, 4, ये वाली हो गई। अब देखिए इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रहते कितना होगा, 90। सॉल्व करोगे क्या, जीरो लिख दोगे, लेकिन 6 भाग में हो रही है कैलकुलेशन, इसको आप जीरो मानोगे, ठीक है। अब इसके लिए एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी डायरेक्शन तो निश्चित हो गई, कितना एंगल, इसके लिए जीरो इलेक्ट्रिक का, और जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि अभी बता तो रहा था इतनी देर से। इधर के लिए जीरो, नीचे के लिए, ऊपर के लिए, केवल इसके लिए। लेकिन अब आपने टोटल कर दिया, क्या कर दिया, टोटल, ये प्लस और ये माइनस, जीरो। तो इस क्यूब से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, जीरो। फिर अब सॉल्व क्यों कर रहे हैं, हमको पता है जीरो है, तो हम सॉल्व इसलिए कर रहे हैं। अब देखो जरा, पहले एक चीज और, उसके बाद इस चीज को बताऊंगा। फिलहाल आपको एक मेथड समझ में आया कैसे सोल्व करना है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, देखिए अभी आपने फॉर्मूला देखा था, ई डी एस कॉस थीटा 5/2। अब ये सरफेस कैसी है, क्लोज, तो क्लोज के लिए हम क्या बनाएंगे, दिस साइड, इसको बोला जाता है क्लोज इंटीग्रेशन, पूरा सरफेस, ठीक। और फॉर्मूला क्या रहेगा, ई डी एस कॉस थीटा। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब इस फॉर्मूले को हमने यहां अप्लाई किया इस तरह से, ई डी एस। तो अब हमने क्या किया, इस क्लोज को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे तो भागों में सॉल्व करेंगे ना, पार्ट में डिवाइड कर लिया, सबका नाम दे दिया हमने S1 S2 S3 इस तरह से। तो अब जब आप एक एक करके सरफेस लेंगे तो अब आप क्लोज का साइन नहीं लगाएंगे, यहां लिखेंगे S1 और क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा, जो भी एंगल हो, राइट। फिर प्लस लगाओगे, फिर दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस, चौथी सरफेस, पांचवी सरफेस, जितनी भी सरफेस हो सबको ऐड कर दीजिए, राइट। तो ये मेथड हो गया। अब उस पर आता हूं मैंने आपको बताया कि हम इसको सॉल्व ही क्यों कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये हमने लिया चार्ज और इस चार्ज को उठाकर इस डब्बे के अंदर रख दिया, ये इसके अंदर चला गया। तो अब इससे लाइट निकलेगी, अब इससे जितनी भी लाइट निकलेगी वो सारे के सारे सरफेस से लिंक हो जाएगी, वो जो कहते हैं। अब देखो, अब इसके अंदर जो सरफेस अंदर जो लाइट जली हुई है, उससे जो लाइट निकल रही है वो बाहर की तरफ, इधर से बाहर की तरफ, इधर से बाहर की तरफ, इधर से सब तरफ से बाहर निकल रही है। तो अब देखिए, ये इस एरिया का क्या है, एरिया वेक्टर, और लाइट भी कैसे आ रही है, तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना एंगल है, जीरो। 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 कितने जीरो हो गए, 6 जीरो। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई ई ई ई, सब तरफ ई। एरिया कितना, ए। तो टोटल कैलकुलेशन कितनी हुई, 6A। समझ में आई बात। तो अगर चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर आ जाएगा तो उससे सारा का सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यही चीज हमको गॉस ने बताई। तो गॉस ने हमको ये बताया कि यदि आप चार्ज को क्लोज सरफेस के अंदर, मतलब एक चार्ज लीजिए और उसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस को कंसीडर कीजिए,
और वो सरफेस कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो उससे लिंक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस सरफेस के अंदर आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है तो सारी की सारी लाइन इस क्लोज सरफेस से क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। अटैच शब्द हम यूज नहीं करेंगे, लिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लिंक। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो अगर हमने इसके अंदर 1 कूलम चार्ज रखा, मान लीजिए उससे 1 लाख लाइन निकल रही है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, 1 लाख। 2 लाख लाइन निकल रही है, 2 चार्ज रख दिए 2 लाख, 3 लाख दिए 3 लाख। तो गॉस ने हमको ऐसे नहीं बताया कि 1 लाइन 2 लाइन, उसने हमको ये बताया कि इसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ 1 कूलम, उस कूलम से जो लाइन निकलेगी वो लाइन कितनी होती है, 1/ε0। कभी मैंने बताया था सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था, वो इसी के लिए था। तो 1/ε0 लाइनें निकलती है 1 कूलम चार्ज से। 2 कूलम रखेंगे तो 2 और 1/ε0, 3 रखेंगे 3। लेकिन हमने इसके अंदर कितना चार्ज रख दिया, Q। तो फ्लक्स कितना हो गया, इस क्लोज सरफेस से लिंक Q/ε0। दिस इज गॉस थ्योरम। ठीक है, तो हम गॉस थ्योरम को भी अभी नोट कर लेते हैं। तो एक लाइन का गॉस थ्योरम है, उसको भी नोट कर लीजिए। गॉस, देखिए गॉस लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with any closed surface, any shape of closed surface, इधर ध्यान दीजिए, closed surface 1/ε0 times the electric charge inside the closed surface। और इनसाइड वाली लाइन को हेडलाइन करिए। इनसाइड का मतलब चार्ज कहां होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो किसी भी आकृति की क्लोज सरफेस है, क्यूब है, सिलेंडर है, स्फीयर है, कोई भी सरफेस है, उसके अंदर चार्ज रखा है क्यू, तो उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप आम मुझ के लिख लेंगे कितना, Q/ε0। राइट, समझेगा। एक तो ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा आपको बहुत हो गया। कैसी भी शेप हो लेकिन चार्ज कहाँ होना चाहिए उसके अंदर, तो उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, दिस। ओके, अब फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, अभी बताया था मैंने, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0। ठीक है, दिस इज गॉस थ्योरम। एनीवे, गॉस थ्योरम को हम अलग टॉपिक में स्टडी करेंगे। फिलहाल ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ही लिंक्ड क्वांटिटी भी, मतलब ये लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से ही हमको समझ में आता है, इसलिए पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना अनिवार्य था। अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये हमको किसकी इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंफॉर्मेशन देता है, जो कि नॉर्मली पास होनी चाहिए इस सरफेस से। और ठीक है, तो हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला हमको बताया, कितना बताया था हमने, E cos θ। E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, E एरिया है, और थीटा क्या है, उन दोनों बीच के बनने वाला एंगल है। और बहुत सारी चीजें हमने इसके बारे में स्टडी की। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे गॉस लॉ, यानी इसको